नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मूवमेंट डिसऑर्डर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान और न्यूरोलॉजी अवेयरनेस एंड रिसर्च फाउंडेशन की जानिब से पार्किंसंस डिजीज़ के इस प्रोग्राम में खुशामदीद। नाजरीन, पिछली कुछ कड़ियों से हम इस बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक हमने जो बात की है जिसमें इस बीमारी की या इसके अलामात क्या है, इसके लिए इलाज क्या करना चाहिए और इन चीज़ों की बात की है। लेकिन एक और हिस्सा है जो इस बीमारी का, ये बीमारी एक मरीज़ को तो मुतासिर करती है, लेकिन मरीज़ सिर्फ इस बीमारी में मुतासिर नहीं होता है, इसकी फैमिली सारी इन्वॉल्व होती है और उसके भी अपने इश्यूज़ होते हैं। इस बीमारी में सिर्फ दवाई लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें जो है कभी उसमें ग़िज़ा का भी ख्याल करना पड़ता है और इस बीमारी में जो है वो कुछ और तरीके हैं कि जो अगर हम करें तो इस बीमारी के असरात कम से कम हो सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के दो जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट, प्रोफेसर मोहम्मद नसरुल्लाह जो लाहौर के किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी और मेयो हॉस्पिटल लाहौर के न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और हमारे साथ है प्रोफेसर डॉक्टर नैला शाहबाज जो कराची की डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस और सिविल हॉस्पिटल में प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी और हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी है। प्रोफेसर नसरुल्लाह, प्रोफेसर नैला शाहबाज, इस प्रोग्राम में खुशामदीद। डॉक्टर नैला, आप हमें ये बताएं कि पार्किंसंस की बीमारी जो है वो यानी पेशेंट को तो मुतासिर करती है, लेकिन जाहिर है कि ये बीमारी एक दिन की नहीं है, ये बीमारी ऐसी नहीं है कि 4 दिन में सही हो जाए, लंबे अरसे तक है। तो जाहिर है कि ये यानी फैमिली को भी मुतासिर करती होगी। तो क्या आप हमें बता सकते हो कि यानी इसमें क्या क्या इश्यूज़ नॉर्मली आपने महसूस देखा है कि जो मरीज़ की फैमिली के साथ आते हैं या मरीज़ के साथ आते हैं? सबसे जो अहम चीज़ होती है ना, वो डायग्नोसिस को, तशख़ीस को एक्सेप्ट करना, उसको कबूल करना। आम तौर पर लोगों को जब ये बताया जाए कि ये बीमारी इसका कोई इलाज नहीं है, इसको हम दवा से कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा, जिसे कहना चाहिए, शौक़ होता है, बड़ा सदमा होता है उनके लिए कि वो इस बात को कैसे तस्लीम करें कि उनके मरीज़ को ऐसी कोई बीमारी हो गई है जो कि जिसका सारी दुनिया में कोई इलाज ही नहीं है। मगर अगर हम ऐसे समझें कि और भी आपके पास जो कॉमन बीमारियां हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, अगर इनका भी इलाज नहीं है, इनको भी सारी उम्र कंट्रोल ही किया जाता है दवाओं से, लेकिन क्योंकि पार्किंसंस में हमें बज़ाहिर ज़ाहिरी माजूरी नज़र आती है, चलने फिरने की, हरकत करने की, हरकत व सकनात की, तो ये इस बीमारी का इम्पैक्ट या इसका असर जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो लोगों को ये ऐसा लगता है कि जैसे वो बीमारी, तो सबसे जो अहम चीज़ है एक अच्छे डॉक्टर का के 2-3 वो हैं कि वो शुरू से मरीज़ को बीमारी के बारे में बताए, फैमिली को इस बात के बारे में बताए, क्योंकि इससे पूरी फैमिली, ये अब जिस मरीज़ को ये हमने डायग्नोज कर दी, उसके घर वालों ने सारी उम्र उसकी केयर करनी है और वो पूरी फैमिली उससे मुतासिर होगी। तो शुरू से ही एक अच्छे डॉक्टर का काम ये है कि मरीज़ को न सिर्फ बीमारी के आगे बढ़ने के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे, उसको दवाओं की और वक्त पे लेने की अहमियत बताए, उसको मायूसी से दूर रखने की कोशिश करे और अपने मरीज़ को ये बताए कि आपकी ज़िंदगी की अहमियत और फ़ायदियत अभी भी मौजूद है, आप अभी भी फ़ायदेमंद शहरी, फ़ायदेमंद मेंबर ऑफ फैमिली हो सकते हैं विद सम चेंजेस इन लाइफस्टाइल। डॉक्टर नसरुल्लाह, आपने तो ये सवाल सुना ही होगा, मरीज़ आकर कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो बड़े से बड़े डॉक्टर के पास आए हैं और आप हमारी बीमारी ठीक नहीं कर सकते हैं, ये कैसे हो सकता है? जी हाँ। तो आप फिर क्या कहते हैं उन्हें? जी, आमतौर पे हमारे यहाँ यही ख्याल है कि जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो 2-4 महीने दवाई खा के हम बिल्कुल तुम्हारी बीमारी ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और उनको मैं यह अपनी मिसाल देता हूँ कि ये देखो, मैं ऐनक लगा लेता हूँ तो मुझे नज़र आता है, मैं अगर ऐनक नहीं लगाता तो मुझे नज़र नहीं आता। ऐनक मेरी ज़रूरत है, लेकिन जब मैं ऐनक लगा लेता हूँ तो मेरे सारे काम चलते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसी तरह दवाई अब आपकी ज़रूरत है, जैसे खाना आपकी ज़रूरत है, पानी पीना आपकी ज़रूरत है, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत हैं, अब आपकी ज़रूरत दवाई भी एक ज़रूरत बन गई है। और अगर आप दवाई खाते रहेंगे तो आप अपने सारे काम करते रहेंगे, लेकिन दवाई आपने खानी है। थोड़ा सा इसमें मसला ये, और हमें मरीज़ को शुरू में या बाद में बताना पड़ता है कि दवाई खाने के बावजूद इस बीमारी ने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना है और उसके हिसाब से हमें दवाइयों को एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ी बहुत प्रोग्रेसिव बीमारी है, इलाज के बावजूद इसने थोड़ा बहुत बढ़ते रहना है। तो डॉक्टर नसरुल्लाह, डॉक्टर नैला, आपने जो बहुत ही अहम बात बताई कि सबसे पहले एक अवेयरनेस, जी हाँ, और इस मामले को यानी समझाने के लिए आपने बहुत ही अच्छा मिसाल दिया है कि भाई चश्मे हैं, अब क्या कर सकते हैं। जी हाँ, अब ये तो नहीं कह सकते कि 4 महीने आपने चश्मे लगाए, चश्मे चले जाएंगे। उसी तरह से बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं नाजरीन के हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते। किसी को टाइफाइड है, 10 दिन की दवाई ली, मामला ख़त्म हो गया। और कुछ ऐसी बीमारी है कि जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन ये ऐसी बीमारी है कि जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक तसल्ली भी मिलती है और एक हकीकत भी सामने नज़र आती है। डॉक्टर नैला, हमने ये देखा है कि कभी कभार जो है वो यानी 2-3 साल, 4 साल, 5 साल पेशेंट का ख्याल रखने के बाद जो है वो फैमिली में बड़ी फसादात और बहुत ही इश्यूज़ आते हैं। और आपने कभी देखा है क्या इश्यूज़ होते हैं, कैसे होते हैं? जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है ना, मरीज़ की खुद मुख्तारी ख़त्म हो रही है और वो दूसरों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट होता जा रहा है। अब जो अनफॉर्चुनेटली उसके जो केयर गिवर्स हैं, जो लोग उसकी देखभाल कर रहे हैं, वो देखभाल करने वाले या तो उसका स्पाउस है और वो तकरीबन उसी उम्र का है, उसी एज ग्रुप का है जिस एज ग्रुप का मरीज़ है। उसके भी अपने हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उसकी भी बर्दाश्त कम होती है। बिल्कुल, हाँ। तो एक वो मसला होता है। दूसरा ये होता है उसके अलावा बच्चे होते हैं जिनको आपने जिनके अपने फैमिली कमिटमेंट्स भी हैं और वो बच्चे पार्ट टाइम वालिदैन को संभाल रहे होते हैं। और तीसरे वो लोग होते हैं जो पेड केयर गिवर्स होते हैं। और पेड केयर गिवर्स किसी को बहुत अच्छे ईमानदार मिल जाएं तो वो बहुत खुशकिस्मत आदमी होता है। ये जो चीज़ें होती हैं, अगर हमें शुरू से इन चीज़ों को जैसे जैसे मरीज़ की डिपेंडेंसी बढ़ती है तो अच्छे डॉक्टर की अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट का काम ये है कि पहले से उन चीज़ों के लिए उनको तैयार करना शुरू करें। और अगर मिसाल के तौर पे गिरने का है तो घर के अंदर क्या एडजस्टमेंट्स करनी है, रेलिंग लगानी है, सीढ़ियाँ कम करनी है, फर्नीचर कम से कम करना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आप बताते हैं कि किस तरह आपने अगले मरहले के लिए मरीज़ को तैयार करने से आप जहनी तौर पर उसके घर वालों को भी तैयार करते हैं उस चीज़ के लिए, वाइफ हैं तो उनको भी और बच्चे हैं तो उनको भी, कि अब आपकी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त के साथ सपोर्ट चाहिए होगी। तो डॉक्टर नसरुल्लाह, इसके लिए कोई हमारे ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स अवेलेबल हैं कि जो इसको ऐसे मरीज़ अगर कोई मसला हो तो उनके पास जाएं और कुछ अपनी बातें सुनाएं या उसका फिर कुछ? जी, कराची में तो एक पार्किंसन एसोसिएशन बनी हुई है। जी जी। और बड़ा अच्छा काम कर रही है। उनके महीने में 1 या 2 सेशन भी होते हैं जिसमें सारे मरीज़ इकट्ठे बैठ के अपने मसाइल डिस्कस कर लेते हैं और एक दूसरे को मशवरे दे लेते हैं। लेकिन ऊपर पंजाब की तरफ गरचे ये कभी कभी जाते हैं साल में 1 आध दफ़ा, लेकिन वहाँ कोई इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम बना नहीं है अभी। तो वो अगर सारे मरीज़ मिलजुल जाए और 1 आध डॉक्टर भी वहाँ बैठ जाए तो उनकी बहुत सारी परेशानियाँ दूर हो सकती हैं। अच्छा, ये ज़रूरी है कि इसमें जो है वो यानी सपोर्ट ग्रुप्स भी हो और उसके साथ साथ जो है वो यानी सरकार भी इसमें कुछ यानी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये बीमारी जब मरीज़ को मुतासिर करती है तो जाहिर है कि अगर कोई अर्निंग मेंबर है फैमिली का तो वो अगर मुतासिर हो गया तो सारी फैमिली मुतासिर हो सकती है। और ये बहुत सारा काम करना ज़रूरी है, लेकिन जो भी हमारे पास वसाइल मौजूद है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। डॉक्टर नसरुल्लाह, इसमें पार्किंसन की बीमारी में लोग अक्सर हमें सवाल पूछते हैं कि क्या इस बीमारी में डाइट का या खाने पीने का कोई किरदार है? अक्सर हमें पूछते हैं क्या खाना है, क्या? जी हाँ, कम से कम पंजाब में तो सबसे पहला सवाल ये होता है क्या खाना है मैंने। लाहौर के लोग खाने के बड़े शौकीन हैं। हाँ, नहीं सब जगह, लेकिन हाँ माना कि पहला सवाल ये वैसे खाना क्या मैंने डॉक्टर साहब। हाँ, कोई ख़ास ऐसी चीज़ तो नहीं है जो खाने में मदद करे, लेकिन फिर भी खाने की अहमियत अपनी जगह पे है।
खाने में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो पार्किंसन की बीमारी को बेहतर करे। थोड़ी सी ये लीवोडोपा जो दवाई हम साइनामाइड की शक्ल में देते हैं, ये लोबिया में होती है, लेकिन वो बड़ी थोड़ी मिकदार में। उसको इफेक्टिव मिकदार में लेने के लिए आपको इतना लोबिया खाना पड़ेगा कि आपका पेट बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, हाँ, तो खाना तो कोई ऐसा नहीं है जो पार्किंसन की बीमारी को रोक ले या इसको कम करे। लेकिन एक बड़ा आम प्रॉब्लम है लोगों को कब्ज़ का। सबसे ज़्यादा लोग, जिस तरह आप खुद जिस्म सुस्त हो जाता है, इसी तरह आंतें भी सुस्त हो जाती हैं और कब्ज़ हो जाती हैं। तो उसमें हम मरीजों को कहते हैं कि आप हाई फाइबर डाइट खाएं और पानी ज़्यादा पिए, जिसमें सब्जियां और फल आ जाती हैं, स्पोगोल का छिलका आ जाता है या गंदम का छिलका, भूसी जो है, इसका इस्तेमाल करें तो आपकी कब्ज़ ज़रा बेहतर रहेगी। इसके अलावा निगलने का बड़ा मसला है, ये ज़रा अगली स्टेज पे आएगा। ज़रा स्टेज पे मरीजों को निगलना मुश्किल हो जाता है, उसमें कई एक चीज़ें करनी पड़ेगी। मसलन सॉफ्ट डाइट में नरम गज़ा खाएँ, खिचड़ी, सागुदाना, दलिया, चावल, केला, खरबूजा, इस किस्म की चीज़ें। और पानी को और खाने के सॉलिड गज़ा के मिला के ना करें, अलग-अलग करें, दोनों को रखें। अच्छा, हाँ। पानी भी ऐसे जो पानी जो जायके वाले हैं, जैसे लस्सी हो गई या कुछ शिकंजी हो गई, उनको पीना थोड़ा निस्बतन बेहतर होता है बनिस्बत सादा पानी पीने के। अच्छा, डॉक्टर नैला, ये अक्सर आपको मरीज पूछते होंगे कि डॉक्टर साहब ये गोली खाने के साथ खाए, खाने से पहले खाए, वो लस्सी के साथ ले, ये जो क्या कहोगे? लीवोडोपा की जो दवा है, ये प्रोटीन से इंटरेक्ट करती है। तो जो डाइटरी प्रोटीन्स हैं, अगर हम खाने से पहले लेंगे तो इसका असर बढ़ जाएगा। तो वो दवाएं, अगर हम इस दवा को पहले ले लें तो फ़ायदा होता है दवा से। और खाने के अंदर प्रोटीन की मिक़दार जो है वो कम रखें, या दवा के इस्तेमाल से थोड़ा सा दूर रखें, वक्फ़ा रखें उसको, दवा में और उसमें वक्फ़ा रखें। तो इससे दवा की फ़ायदियत में इजाफ़ा हो जाता है। उसके अलावा जिस तरह आपने बताया, और दूसरी चीज़ें हैं कुछ, जैसे कहा कि जी लिक्विड और सॉलिड को, हमारे पास अक्सर हमारे यहाँ रिवाज है सूप्स का, जिसमें सॉलिड्स भी पड़े होते हैं। तो वो जो मिक्स कंसिस्टेंसी की जो डाइट होती है कि एक पतला, एक हम मिला के सूप्स पी रहे हैं, उसमें सॉलिड वेजिटेबल्स भी पड़ी हैं और गोश्त भी पड़ा हुआ है और सब पड़ा हुआ है, इस तरह की डाइट हम अवॉइड करते हैं इस तरह के पेशेंट्स में जिनको ख़ास तौर पे निगलने की तकलीफ़ है। उसके अलावा खाने में कहते हैं कि आप आहिस्ता खाएं। वैसे भी नॉर्मल खाने में भी मैनर्स ये हैं कि चमचा हाथ में पकड़ के बैठना नहीं चाहिए। तो जब आप एक निवाला देने के बाद चमचा नीचे रख दीजिए, ताकि मरीज़ को कोई एंग्जाइटी ना हो कि जी अगला निवाला अब जल्दी खाना है। तो आहिस्ता आहिस्ता, और अगर हम थोड़े सिप्स के साथ उस पानी को, गले को क्लियर भी करते जाएं, तो ये इस तरह से जो निगलने की तकलीफ़ है या खाने के अंदर एंग्जाइटी है या तेज़ी है, वो नहीं हो, जरा जल्दी जल्दी खाना। तो ये दो बातें आपने बताई, एक तो दवाई को कोशिश करें कि खाने के साथ ना हो, थोड़ा सा वक्फा हो, ताकि उसके असरात जो है वो सही तरह से रहें। और दूसरा जो है पार्किंसन की बीमारी में जो है वो स्लोनेस या जो हरकत कम होती है, तो जाहिर है कि निगलने की हरकत भी कम होती, तो जल्दबाजी जो है वो हमेशा नुकसानदेही होती है। डॉक्टर रसूल, आपने इसके बारे में पहले जिक्र किया था कि ये जब खाने की तकलीफ़ एडवांस पार्किंसंस में बहुत बढ़ जाती है, इसमें जो है क्या क्या चीज़ें हो सकती, क्या कर सकते हैं? उसमें एक तो है कि खाने के तरीका, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा अगर इससे भी उसके अलावा नहीं जाता है, ये स्पेशलाइज किसी स्पीच थेरेपिस्ट को या किसी अच्छे मुस्तनद किस्म के फिजियोथेरेपिस्ट को मिलेंगे, तो वो आपको गले की ख़ास एक्सरसाइज बताएंगे। अच्छा, हाँ। ताकि गले के जो मसल्स हैं उनमें तवानाई भी बेहतर हो जाए और निगलने की सलाहियत भी बेहतर हो जाए। इसमें बेहतरी के इम्कानात हैं। तो लेकिन ये एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है और आपको किसी स्पीच थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके सीखना पड़ेगा कि गले के अज़लात की वर्जिश क्या करनी है और कैसे इसको मैंने बेहतर करना है। और ज़्यादा अगर एडवांस स्टेज आ जाए तो फिर वो जहाँ निकलना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाए, तो वो फिर दूसरे तरीके हैं जो हम डॉक्टरों पे इस्तेमाल करते हैं कि कोई पैग लगा दिया, कोई मसनूई नाली डाल दी डायरेक्ट मैदे में, और अगर थोड़े अरसे के लिए करना है तो नाक के ज़रिए भी डाली जा सकती है। लेकिन वो चीज़ें ऐसी हैं जो हॉस्पिटल में जाके होंगी और वो डॉक्टर ने ही डिसीजन लेना है कि कब मैंने ये क्या काम करना है। तो ये काफ़ी, यानी ये हम जो कहते हैं एसोसिएटेड इश्यूज़ हैं जी हाँ, कि जहाँ वो सिर्फ दवाइयाँ जो है काम नहीं करेगी, लेकिन हमें कुछ और भी तरीके अपनाने होंगे, जिसमें इंस्ट्रक्शंस भी है, उसमें और तरीके भी हैं जिससे ये सारी चीज़ें और इन लोगों की इसकी असर कम से कम हो सकती है।
एक और चीज़ जो पार्किंसंस में जिसका बहुत सारा जिक्र हो रहा है वो है एक्सरसाइज, वर्जिश। तो डॉक्टर नैला बता सकती हूँ कि क्या पार्किंसन एक्सरसाइज, ये पार्किंसन की बीमारी में एक्सरसाइजेस कुछ फ़ायदा देती है? ओवरऑल वैसे तो हम लोग ये कहते हैं कि ब्रेन की हेल्थ के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, कि ओवरऑल ब्रेन की हेल्थ जी जी। लेकिन पार्किंसंस में ख़ास तौर पे वो लोग जो एक्टिव रहते हैं और वो जो एक्सरसाइज करते रहते हैं, अब रिसर्च ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये साबित किया है कि उनकी बीमारी आहिस्ता बढ़ती है, आगे बढ़ना तो है इसने लेकिन वो आहिस्ता बढ़ती है। तो एक्सरसाइज जितना मरीज़ एक्टिव रहता है और कम से कम 40 मिनट से 50 मिनट एक्टिविटी एक दिन के अंदर हम लोग रिकमेंड करते हैं कि इतनी एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए, फिज़िकल एक्टिविटी, जिसमें अगर कुछ भी नहीं है तो सिंपली वॉकिंग जो है वो मरीज़ वॉक किया करे खाली। तो डॉक्टर नसरुल्लाह, एक्सरसाइज के बारे में डॉक्टर नैला ने बताया, क्या आप हमारे नाज़रीन को बता सकती है कौन सी एक्सरसाइज, एक तो वॉकिंग का जिक्र हुआ है, और कौन सी एक्सरसाइज या तरीके हैं एक्सरसाइजेस के जो पार्किंसन के पेशेंट को फ़ायदा दे सकते हैं? एक तो जनरल एक्सरसाइज है ना, आपने जिसको कहते हैं फिटनेस बेहतर करें, ठीक है। हाँ। और अगर जवान है और हार्ट प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छी खासी एक्सरसाइज कर सकते हैं। दिन में 2 बार कर ले तो अच्छा, नहीं तो 1 बार तो ज़रूर ही करें। और मिनिमम इन्होंने बताया कि 40 मिनट हफ्ते में 4 दिन, लेकिन इसको ज़्यादा कर सकते हैं आप, और मैं समझूंगा कि 1 घंटा अगर रोज़ाना कर ली जाए तो बेहतर है। लेकिन इसके अलावा फिर हर मरीज़ की अपने स्पेशल प्रॉब्लम है। एक मसला है उनके अकड़ाव, पट्टों में अकड़ाव, उसके लिए ख़ास स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं ताकि अकड़ाव कम किया जाए। और उसकी एक्सरसाइज अगर दिन में 2-3 दफ़ा कर लें तो ज़्यादा मुफीद होंगी। या मरीज़ का बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल होता है, चलना मुश्किल है, उसकी अलग ख़ास एक्सरसाइजेज हैं कि वो अपनी गेट और उसके चलने को कैसे बेहतर करें। अच्छा, हाँ। और ये पार्किंसन के मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता वक्त का झुक जाते हैं, ये तो है मसला। तो उनको अपराइट पोस्चर मेंटेन करने की एक्सरसाइज बतानी है कि आप दीवार के साथ कुछ अर्सा खड़े रहे सीधा स्ट्रेट होके, ताकि आपको पता चले कि आपकी बॉडी आहिस्ता से झुक रही है। तो वो आपको अगर दीवार के साथ एड़ी और सर लगा के खड़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पोस्चर में कितनी तब्दीली आ रही है, तो उसको आपने कैसे ओवरकम करना है। तो ये स्पेशलाइज हैं और ये हर मरीज़ की ज़रूरत के मुताबिक है। उसके पट्टे में अकड़ाव है तो क्या मसला है, उसके गेट का प्रॉब्लम है तो क्या मसला है, उसके अगर पोस्चर ठीक नहीं आ रहा तो क्या, गिरने के प्रॉब्लम ज़्यादा है तो उसकी क्या एक्सरसाइजेज हैं। अच्छा, इसके लिए उसको फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा। लेकिन शुरू में जो एक अभी जिसकी बीमारी थोड़ी थोड़ी नई शुरू हुई है, अभी वेल कंट्रोल्ड है, उसको हम यही कहते हैं कि आप जाएं और पार्क में जाएं और अपनी एक्सरसाइज करें, चलें फिरें। एरोबिक एक्सरसाइज जिसमें घूमना फिरना, भागना दौड़ना, उछलना कूदना आ जाता है, स्विमिंग आ जाती है, फैसिलिटीज़ के हिसाब से ये करें और रेगुलर करें और रोज़ाना करें। लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ेगी तो फिर डॉक्टर को देखना पड़ेगा कि इस मरीज़ की अपने स्पेशलाइज्ड प्रॉब्लम क्या है और उसके हिसाब से मैंने क्या एक्सरसाइज देनी है। तो जैसे जैसे ये नहीं, ये तो आम नॉलेज है कि अगर जो इंसान जो है रेगुलर एक्सरसाइज करता है तो हमें पता है कि उसकी सेहत उनके मुकाबले में बेहतर होती है कि जो नहीं करता है। जिस्मानी भी और ज़हनी भी, डिप्रेशन, उदासी, मायूसी, और ये बड़ा इंटरेस्ट, ये चीज़ें भी बेहतर हो जाती हैं वर्जिश से, जो कि पट्टे ताकतवर नहीं होंगे लेकिन जहन भी आपका ताकतवर होगा, अलर्टनेस भी बेहतर आ जाएगी। डॉक्टर नैला, पार्किंसन के सिलसिले में आजकल योगा का बहुत जिक्र हो रहा है। योगा तो अभी तक किसी प्रूवन उसमें तो नहीं आया, लेकिन बहुत इसका रोल बड़ा बेहतर होता जा रहा है उन ख़ास तौर पर उन कंडीशंस में जहाँ डिप्रेशन और एंग्जाइटी ज़्यादा है। योगा की एक्सरसाइजेस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता लोग समझ रहे हैं कि वो उससे फ़ायदा होगा। अगर हम मरीज़ को योगा करवाएंगे तो उससे उनको उनकी एंग्जाइटी में बेहतरी आएगी, मसल एक्टिविटी में बेहतरी आएगी। मसल एक्टिविटी के लिए तो बहुत सी एक्सरसाइज है, लेकिन ख़ास तौर पे एंग्जाइटी और डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए योगा बड़ी मददगार साबित होती है। तो यानी हर पेशेंट जो है एक दूसरे से अलग है और उसकी ज़रूरत है, लेकिन कुछ नहीं से कुछ सही, वही हम हैं। डॉक्टर नसरुल्लाह, क्या ये एक्सरसाइज और पार्किंसन ये सिर्फ बकवास है या कुछ, यानी इसमें कुछ साबित किया गया, कुछ है ऐसी कोई हमारे पास कोई एविडेंस है कि एक्सरसाइज वाकई में कोई फ़ायदा करती है या बस हमने मशवरा दे दिया? कुछ इनडायरेक्ट एविडेंस हैं कि जैसे जानवरों में तजर्बात करके किए। अच्छा, कुछ डायरेक्ट हैं, कुछ दूसरी बीमारियों में है, कुछ अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं लोगों की। तो फ़िलहाल मेरे ख्याल में ज़्यादातर डॉक्टर इस बात पे मुत्फिक हैं कि ना सिर्फ मरीज़ की जनरल फिटनेस बेहतर हो जाती है, उसकी फ़ाइटिंग स्पिरिट बेहतर हो जाती है, उसकी ज़हनी हालत
डिप्रेशन और मायूसी और उदासी कम हो जाती। बल्कि कुछ ये भी आसार हैं कि बीमारी की बढ़ने की रफ्तार भी एक्सरसाइज करने से कुछ कम हो जाती है। अगरचे ये कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस अभी तक नहीं मिले, लेकिन जानवरों में और दूसरी चीज़ों में देखा गया है कि अगर एक्सरसाइज करते रहें तो दिमाग के अंदर रीजनरेशन का प्रोसेस बेहतर हो जाता है, दिमाग की प्लास्टिसिटी बेहतर हो जाती है। और कुछ ये उम्र के साथ भी है, यंगर एज में तो ज़्यादा फ़ायदा देगी, लेकिन बड़ी एज में भी है। बड़ी एज के लोगों को, खुसूसन जिनके साथ हार्ट प्रॉब्लम या दूसरे प्रॉब्लम है, उनको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज का नुकसान भी हो जाते हैं। एकदम अगर कोई मरीज़ जज्बाती हो कि बहुत ज़्यादा वर्जिश करे, उसको पता नहीं कि मेरे जोड़ों की क्या प्रॉब्लम है, तो हो सकता है उल्टा नुकसान हो जाए। वो सोच ले कि भाई तीसरे दिन मैं पहलवान बन जाऊंगा। ये बड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस है, आपको ग्रेजुअली ट्रेन करना पड़ता है अपने आप। डॉक्टर नैला, कोई एविडेंस है ह्यूमंस में, कोई स्टडीज़ के ज़रिए कि एक्सरसाइज से कुछ वाकई में दिमाग को फ़ायदा हुआ है? एक दो कोई छोटी स्टडीज़ थी जिसके अंदर उन्होंने ये साबित किया था। वो जगहें जहाँ पे रेगुलर ऑटोप्सी होती है पेशेंट्स की, उनमें उन्होंने ये साबित किया था कि जो ब्रेन की डिजेनरेशन है वो पर्टिकुलरली रुक गई थी उन लोगों में, उनके मुकाबले में 55 से 65% कम थी बनिस्बत उन लोगों के जो एक्सरसाइज नहीं करते। तो जो लोग, ये उन लोगों की फाइंडिंग्स थी जो जहाँ पे रेगुलर ऑटोप्सी की जाती है, तो उसमें से उन्होंने पर्टिकुलरली पार्किंसंस के कुछ पेशेंट्स के अंदर देखा गया था कि हालांकि ये छोटी स्टडी थी, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि डिजेनरेशन जो है वो उनमें स्लोअर थी एज कम्पेयर टू वो लोग और जिनमें जो एक्सरसाइज करते हैं और जो नहीं करते उनमें। तो ये एक चीज़ बहुत यानी अहम सी और इंटरेस्टिंग सामने आई है कि इलाज जो सिर्फ दवाई से नहीं होता है, लेकिन इलाज एक तो होता है दवाई का और एक इलाज होता है कुदरत की तरफ से। और कुदरत का इलाज बेहतर है, सस्ता है और साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं लेकिन फ़ायदा होता है। लेकिन कुदरत का एक ही मसला है कुदरत के इलाज का, कुदरत मेहनत करवाती है। तो बस अगर आप मेहनत करने तैयार हो तो हर चीज़ आपको मिलेगी और हमारी दवाई की तरह उसकी साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगी। डॉक्टर नसरुल्लाह, आप हमारे नाज़रीन के लिए इस बारे में जो है यानी फैमिली इश्यूज़, डाइट और एक्सरसाइज के बारे में आप हमें, हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहोगे? वो मैंने देखा है कि आपका वो जो कराची में पार्किंसन स्पोर्ट्स ग्रुप बना हुआ है, उसका प्रेसिडेंट जो है खुद पार्किंसन का वो है, वो माशाल्लाह बड़ा लोगों को मोटिवेट करता है और ख़ुद भी उसकी बीमारी है और वो बड़ा अच्छा रहता है कि आप घूमें फिरें, ज़िंदगी एंजॉय करें, एक्सरसाइज करें, डांस करें, गाने, स्विमिंग सुनें, सब कुछ करें, आपकी सेहत बेहतर रहेगी। तो मायूसी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस शख्स को मिल लें कभी तो आपको पता चलेगा कि पार्किंसन की बीमारी के साथ एक अच्छी ज़िंदगी मुमकिन है। हाँ, उन्होंने मुझे कहा था कि देखो भाई, मैंने तो पार्किंसन को अपना दोस्त बना लिया और हम साथ में जीते हैं, कभी वो हरकत करता है, कभी मैं करता हूँ, ज़िंदगी चलती है। वेरी इंटरेस्टिंग। डॉक्टर नैला, आपकी कोई मैसेज? मैसेज ये है कि हम लोग असल में ऐसा होता है कि जब मरीज़ की बीमारी आगे बढ़ जाती है, हालांकि हम लोगों ने मरीज़ को पहले से सब कुछ बताया हुआ है, सब किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी एक वक्त आता है जब लोग मरीज़ डॉक्टर को उससे मिलना छोड़ देता है और वो बिस्तर पे आ गया, तो उस वक्त भी हमारा जो रोल है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। मरीज़ को पता होना चाहिए, ठीक है ये बात है, लॉजिस्टिक्स का मसला है, वो अस्पताल आ नहीं सकता है और वो बार बार डॉक्टर को देख नहीं सकता है, लेकिन अब बहुत सारे तरीके हैं। आप ऑनलाइन अपने डॉक्टर से राब्ते में रहें, ईमेल पे, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप अपने डॉक्टर से राब्ते में रहें और डॉक्टर जो है वो आपको आपके आइंदा के मराहिल में या बीमारी की पेचीदगियों के बारे में आपके साथ मशवरे में रहे। चाहे आप उस स्टेज पर भी हैं जहां आपको अब सिर्फ मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, पैलिएटिव केयर जिसको हम कहते हैं, सिर्फ उसकी भी ज़रूरत है, उसके बावजूद भी आपका कांटेक्ट में रहना अपने मरीज़ से ज़रूरी है। प्रोफेसर नसरुल्लाह, प्रोफेसर नैला शाहबाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमारे नाज़रीन को बहुत ही यानी पार्किंसन डिज़ीज़ के बारे में यानी कुछ अहम बातें बताई। तो नाज़रीन, हमने ये देखा है कि पार्किंसन की बीमारी में यानी सिर्फ दवाई का रोल नहीं है, लेकिन उसमें कुछ और इश्यूज़ हैं कि जो आते हैं सामने और यानी मरीज़ को और उनकी फैमिली को मुतासिर करते हैं, और इन इश्यूज़ के क्या क्या है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में हमने बात की डाइट, खाने पीने के बारे में भी, जिसकी अहमियत जो है वो ख़ास उस वक्त आती है कि जब पार्किंसन की बीमारी कुछ एडवांस हो जाती है। और आखिर में हमने यानी एक बहुत ही अच्छे इलाज का ज़िक्र किया जो कुदरत की तरफ से है, जो हर किसी के लिए है लेकिन पार्किंसन के मरीज़ों के लिए ज़्यादा है,
और वो है रेगुलर एक्सरसाइज। तो अगर इन चीज़ों पर हम तवज्जो देते हैं, ख़ास अगर एक्सरसाइज, तो इंशाल्लाह यानी पार्किंसन के हर मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सकती है, चाहे किसी भी स्टेज पर वो हो। और इस तरह से अगर हम करते हैं तो इंशाल्लाह यानी पार्किंसन की बीमारी के असरात हमारे मरीज़ों में या आप तो काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल में रहेंगे और मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी। नाज़रीन, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसे लगा? क्या ये वाकई में आपको फ़ायदेमंद लगा? आपके क्या सवालात हैं? आप हमें आपके सवालात ज़रूर भेजें, कोशिश करके हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये प्रोग्राम आइंदा जारी रहेगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।